जो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम कूलाम के नियम की सहायता से दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को बता सकते हैं। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि हमेशा हमारे पास दो ही आवेश हों, हो सकता है दो से अधिक भी आवेश हों, जैसे 3 आवेश, 4 आवेश। और अगर हमारे निकाय में दो से अधिक आवेश हो गए तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को हम कैसे पता करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि मान लेते हैं हमारे निकाय में कई आवेश हों। तो जैसे मान लेते हैं एक आवेश हो गया हमारा Q1, एक हो गया Q2 और एक हो गया हम यहाँ पे बना लेते हैं Q3 और एक बना लेते हैं Q0। तो अब यहाँ पे हमारे 4 आवेश हैं। अब इन चारों में से किसी एक आवेश पर लगने वाला अगर हमको बल बताना है तो हमारा वहाँ कूलाम का नियम हम आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमको करना क्या पड़ेगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। वैसे कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है, यहाँ पे 4 आवेश हैं। तो क्या करेंगे, हम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को पता करेंगे और फिर उनको सदिश रूप में जोड़ेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको बताना है कि Q0 आवेश पर कुल कितना बल लगा। तो क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि हमारा Q1 मान लेते हैं सब के सब पॉजिटिव है। तो ये Q1 इस पे जो बल लगाया वो लगाया इस दिशा में, इसके बल को मान लेते हैं कि ये F1 है। तो क्या करेंगे कि हम कूलाम के नियम की सहायता से F1 की वैल्यू को निकालेंगे और इनके बीच की दूरी हम पता करेंगे, फिर वहां से वैल्यू निकालेंगे। अब फिर ये जो 2 वाला आवेश है, ये 2 वाला जो चार्ज है, ये इस पे बल लगाएगा कुछ इस दिशा में। तो ये हो गया इसका बल, मान लेते हैं F2। और इसी तरीके से ये भी बल लगाएगा इस दिशा में, ये हो गया F3। तो इस Q0 चार्ज पे हमारे 3 आवेश मिलकर बल लगा रहे हैं। इसने लगाया F1, इसने लगाया F2 और इसने लगाया F3। तो अब हमको करना क्या है कि इन तीनों में से इस पे लगने वाला कुल बल हमको बताना है। मान लेते हैं कि इस पे कुल बल जो लगा F वेक्टर लगा। तो अब ये जो F बल है वो होगा कितना, वो होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ऐसे अगर ढेर सारे चार्ज होते तो ये आगे ऐसे जुड़ता चला जाता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि अगर हमारे निकाय में 2 से अधिक आवेश हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पे लगने वाला बल बराबर होगा उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के। तो इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि इस चार्ज पे कुल कितना फोर्स लगा, जितना ये तीनों अलग अलग इस पे फोर्स लगाए उन सबको कर दो वेक्टर सम, वही हमारा टोटल नेट फोर्स निकल के आएगा। तो अब फोर्स मान लेते हैं, यहाँ से इसकी दूरी R1 है, यहाँ से इसकी दूरी R2 है और यहाँ से इसकी दूरी R3 है। तो अगर हम निकालते हैं 1/4, ये फोर्स हम निकालेंगे अगर, तो F इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q0 अपान में R1 का स्क्वायर और R1 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R2 का स्क्वायर और R2 का कैप। और इसी तरीके से हम आगे जोड़ लेते हैं, प्लस जगह कम है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और अच्छा यहाँ पे Q2 और Q0 रहेगा, Q2 और Q0 और ये Q0 अपान R3 का स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर छूटा था, स्क्वायर और ये Q। अब क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं। हमारा कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे बचेगा Q0 अपान R1 स्क्वायर R1 कैप और प्लस Q0 R2 स्क्वायर R2 का कैप प्लस Q0 अपान R3 स्क्वायर R3 कैप। ये हमारा फार्मूला बन गया। ऐसे जितने भी आवेश आते रहेंगे, जितने भी चार्ज होंगे, हम सबको अलग अलग जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो जोड़ है वो हमारा वेक्टर सम होना चाहिए। और वेक्टर सम करने के लिए हम समझ लेते हैं कि आखिर वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। तो 2 वेक्टर को जोड़ने का तरीका भी देख लेते हैं साथ ही में कि आखिर 2 वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B। एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B, इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है।
तो जो वेक्टर सम का फार्मूला है वो मान लेते हैं फोर्स ई मान लेते हैं या आर मान लेते हैं कि आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर जो है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हमारे वेक्टर सम का फार्मूला। इसी फार्मूले की सहायता से हम दो बलों को चुनेंगे, दो फोर्स को चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे के साथ ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमको नेट फोर्स टोटल मिल जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखेंगे और इस फार्मूले के अलावा भी हम एक फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला नहीं, हम एक मेथड इस्तेमाल करेंगे कंपोनेंट तोड़ने का, कि कंपोनेंट तोड़ के सवाल को लगाएंगे। उसको कंपोनेंट तोड़ना अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ें और फिर सवाल को सॉल्व करें। तो इस तरीके से हमारा सवाल आसान हो जाता है कंपोनेंट की सहायता से, घटकों को तोड़ के, सदिश को हम उसके घटकों में तोड़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो इस पे सवाल देख लेते हैं कि सवाल इस पे लगाते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 3 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है एल और उस पर 3 चार्ज रखे गए, माइनस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर राइट ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू ड्यू टू 3 चार्जेस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 4 चार्ज हो गए टोटल। एक तो हो गया कॉर्नर पे रहेंगे ट्राइंगल के 3 और एक हमारे सेंट्रॉइड पे रहेगा, तो 4 चार्ज है और इनके बीच में हमको फोर्स को पढ़ना है। तो हमको लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और ये बोर्ड पेपर के यूपी बोर्ड के 2018 में आ भी चुका है। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते भी हैं, 3 नंबर में आते हैं। आपका 70 नंबर का पेपर है, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, तो वो इस तरीके के 3 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है। हिंदी में भी देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब है इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर। भुजा एल है, इसके शीर्षों पर, तो याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, वो 60 डिग्री के होते हैं और इनके तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं। और इसके जो कॉर्नर पर, किनारों पर जो आवेश रखे हैं वो माइनस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अब इसके केंद्रक पर ओ पर एक चार्ज प्लस क्यू है। अब हमको बताना क्या है कि तीनों आवेशों के कारण इस वाले चार्ज पर, यानी कि जो केंद्रक पर रखा गया, उस पर परिणामी बल का परिमाण और दिशा दोनों बताना है हमको। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सवाल को समझते चलेंगे कि हमारे पास कुल कितने आवेश हैं। हमारे पास 4 आवेश हैं और चारों के चारों हैं कहाँ पे, चारों के चारों हैं हमारे ट्राइंगल के कॉर्नर पर। तो बना लेते हैं एक ट्राइंगल, ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। अब इस पे ट्राइंगल के कॉर्नर का नाम ले लेते हैं ए, बी और सी। अब बनाना है हमको सेंट्रॉइड, केंद्रक, तो केंद्रक को भी ड्रा कर लेते हैं। तो इसके केंद्रक हो जाएंगे यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे दूसरी लाइन और ये हो गया इसका केंद्रक। चलिए इसका केंद्रक हो गया। यहाँ पे हमारे कॉर्नर पर माइनस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, तो मान लेते हैं ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू और ये प्लस का क्यू और एक यहाँ पे कॉर्नर पर प्लस का कैपिटल क्यू यहाँ पे स्थित है। ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं ओ है। अब हमको करना क्या है कि इस पे कितना फोर्स लगा वो हमको बताना है, ठीक। तो अभी देखें कि ये जो चार्ज है ये तो हमारा निगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमको पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये क्या करेगा कि इस पे एक बल लगाया आकर्षण का, तो इस बल का नाम हम ले लेते हैं एफ ए। ये आकर्षण का बल इसने लगाया। अब ये दूसरा चार्ज, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी एक बल लगाएगा इस पे, वो बल लगेगा इस डायरेक्शन में और वो प्रतिकर्षण का होगा, क्योंकि ये विपरीत आवेश है, अपोजिट चार्ज है, सेम चार्ज है, एक समान आवेश है, इस वजह से एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत होते तो आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं एफ बी। और ठीक इसी तरीके से ये जो हमारा आवेश है, ये आवेश बल लगाया इधर को, क्योंकि ये भी समान आवेश प्रतिकर्षित ही करने वाला है, और इस बल का नाम दे देते हैं हम एफ सी। तो 3 बल हो गए, एफ ए, एफ बी और एफ सी। अब हमको करना क्या है कि इस पे प्लस क्यू पे कितना बल लगा टोटल वो बताना है।
तो सबसे पहले तो हमको दूरी पता होनी चाहिए। कहा कि इसकी जो भुजा है वो L है, ये भुजाएं L है, तो हमारे पास हमको चाहिए कि ये लंबाई कितनी है। तो ये लंबाई पता करने के लिए यानी कि हमको AO की लंबाई चाहिए। बिना AO की लंबाई के हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जो AO की लंबाई है वो BO की लंबाई है, वही लंबाई CO की है। यानी कि यहाँ पे AO की लेंथ बराबर हो जाएगी BO और वो बराबर हो जाएगा CO। ये तीनों की तीनों लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं। तो हमको करना क्या है कि पहले इसको हम सॉल्व करके इसकी लंबाई को निकाल लेते हैं कि आखिर इसकी लेंथ होगी कितनी। तो एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। ये क्योंकि सेंट्रॉइड है, केंद्रक है O, तो यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना होगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं 90 डिग्री का एंगल APO, नाम दे देते हैं APO एक ट्राइंगल का। और अगर ये पूरी की पूरी लंबाई L है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंबवर्धक है। तो ये क्या होगा कि 90 डिग्री पे इसको काट रहा है और इसको डिवाइड इक्वल पार्ट में करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा L/2। और ये L/2 है। हमको बताना है कि आखिर ये कितना होगा। अब L/2 है, वहाँ का हमको साइड AO चाहिए। तो क्योंकि ये राइट एंगल ये हमारे समबाहु त्रिभुज हैं, तो ये पूरे के पूरे जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। 30 डिग्री का एंगल यहाँ, 30 डिग्री का एंगल यहाँ, तो यहाँ का एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि ये जो साइड है इसको हम कहते हैं 90 डिग्री के सामने, यानी कि हमारा हो गया हाइपोटेनस यानी कि कर्ड, और ये साइड हो गया वो हमारा हो गया बेस। तो अब बेस यानी कि आधार और कर्ड के बीच में जो संबंध बताता है वो है हमारा cos थीटा, लंब बटा कर्ड, आधार बटा कर्ड। तो हम लगाएंगे cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री इक्वल, अब cos थीटा यानी कि आधार बटे कर्ड, आधार है यानी कि हमारा AP और कर्ड है हमारा AO। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गया √3/2, √3/2। और AP है हमारा L/2 और फिर अपान, और हाइपोटेनस हो गया हमारा H। अभी H मान के कैलकुलेट कर लेंगे, वो वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो अब क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ये √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा H से, और L/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। H जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा L/√3। H की वैल्यू जो आएगी वो आएगी L/√3। तो अब याद रखेंगे कि AO बराबर BO बराबर CO, उसकी वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई H/√3। यानी कि इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिला, हमको मिला AO इक्वल BO इक्वल CO इक्वल L/√3। यानी कि ये लेंथ जो बनी वो हमारी L/√3 है। तो हमको इस पे लगने वाला बल बताना है, ठीक। तो अब क्या करते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला बल और ये वाला बल, इनका निकालना है हमको परिणामी बल। तो चित्र को थोड़ा और समझें अभी कि एक बिंदु, उस पर एक बल इधर लगा, एक बल इधर लगा, और दोनों बल परिमाण में बराबर हैं। परिमाण में बराबर कैसे हैं, क्योंकि ये भी बना है +Q और +Q कैपिटल वाले से, और ये भी बना है +Q और +Q वाले कैपिटल से, और बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी आपस में बराबर। तो अगर ये दूरियां आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ कि इस पे लगने वाले बल भी परिमाण में बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, बस उनका डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो जो इनका रिजल्टेंट जाएगा वो तो जाएगा एकदम बीचों बीच से। और यहाँ का जो एंगल होगा, अब जैसे मान लेते हैं हमको एंगल भी चाहिए, तो ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया हमारा 120 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि दोनों बलों के बीच का जो एंगल है, इधर हमारा 60 डिग्री, इधर हमारा 60 डिग्री। तो अब क्या कर सकते हैं कि ये जो बल है, इस बल का हम घटक तोड़ लेते हैं। घटक तोड़ने से हमारे पास आसानी होगी। अब चित्र को पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसको थोड़ा हम इधर करके और समझ लेते हैं कि बल कैसे कैसे किधर को लगा। एक बल इधर को हमारा लगा, वो बल है हमारा FC, और एक बल इधर को लगा, वो बल है हमारा FB। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 120 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, एक बल हमारा इधर को लगा, वो है हमारा FA,
अब देखें, ध्यान दें, तो ये जो बल है इसका परिणामी और इसका परिणामी दोनों जाएंगे इसी के ऊपर से, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा इसी डायरेक्शन में। और ये एंगल है 60 डिग्री, इधर का भी एंगल है 60 डिग्री। तो अब क्या करते हैं कि इस जो ये वाला बल है इसका तोड़ लेते हैं घटक। इसको अच्छे से समझ लेंगे, घटक तोड़ना अगर सीख लिए तो आपके लिए काफी काम आएगा ये। तो जो घटक तोड़ेंगे तो ऐसे इसको तोड़ते हैं कि उसका एक हिस्सा, इस FC का एक हिस्सा चला आए इस पे, FC का एक हिस्सा चला आए इस पे, और एक हिस्सा चला जाए इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत। तो ये जो ये वाला हिस्सा हो गया, ये हो जाएगा FC cos 60 डिग्री, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा FC sin 60 डिग्री। और ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा FB वाला हिस्सा है, ये FB का जो ये है हमारा बल, उसका भी घटक तोड़ें तो एक घटक इधर चला आएगा, और ये थीटा के साथ जो घटक जुड़ रहा है वो cos का घटक होता है। तो ये हो जाएगा हमारा FB cos 60 डिग्री। और ठीक इसी पे परपेंडिकुलर एक हम ड्रा कर देंगे तो वो इधर हमारा चला जाएगा FB sin 60 डिग्री। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि FB और FC का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर, परिमाण आपस में बराबर। तो वो क्या करेंगे कि ये दोनों साइन वाले घटक एक दूसरे को कैंसिल कर दिया करेंगे। तो जो हमारा बल बनेगा, परिणामी बल, वो तीनों के तीनों इसी लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तीनों के तीनों इसी लाइन पे आ रहे हैं, यानी कि टोटल बल हमारा इसी पे जाएगा। और वो किसके बराबर होगा? एक तो FA के बराबर होगा, FA को ऐड करना है, और ये FC का जो घटक गया था cos वाला उसको भी ऐड करना है, और FB का जो घटक गया था cos वाला उसको भी जोड़ना है। बाकी के सभी बल हमारे कैंसिल हो गए, वही तीन को हम जोड़ लेंगे और वही हमारा परिणामी बल बन के आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि टोटल इस पे जो बल लगने वाला है वो इसके वजह से इसका जो घटक बना वो, और इसका जो घटक बना वो, और एक तो ये वाला, तो यही तीन बल हमारे होने वाले हैं। तो इस पे नेट बल हम देखते हैं, परिणामी बल, परिणामी बल F बराबर, अब वो FA एक तो रहेगा FA प्लस FB cos 60 डिग्री प्लस FC cos 60 डिग्री। अब सब ये तीनों के तीनों बल परिमाण में आपस में बराबर हैं, इनका परिमाण आपस में तीनों का बराबर है क्योंकि बीच की दूरी भी बराबर है। और केवल देखो ये माइनस है और बाकी तो सब प्लस हैं, लेकिन अगर परिमाण देखेंगे तो परिमाण में ये तीनों बल FA FB FC तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं कि कॉमन कर लेते हैं, किसको कॉमन कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q और कैपिटल Q अपान R स्क्वायर, R मतलब बीच की दूरी, जो कि अभी हम निकाले थे L/√3। यहाँ पे बीच की दूरी जो हमारी आई थी वो आई थी L/√3। तो हम यहाँ कर लेते हैं L/√3 का होल स्क्वायर। और जब इसको कॉमन करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा हिस्सा चला गया बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और इसकी भी वैल्यू यहाँ पे बचेगी cos 60, उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसको। ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये स्क्वायर करेंगे अगर हम √3 का तो बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा L स्क्वायर, और 3 पलट के ऊपर चला गया तो ये हो गया 3Q अपान L स्क्वायर, और ये हमारा बन के हो जाएगा 2, क्योंकि 1 में ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2 तो ये बन जाएगा 1 और 1 मिलके हो गया 2। अब इस 2 से इस 4 को हम कैंसिल करा सकते हैं, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो जो हमारा नेट बल बन के आया वो आया 3/2, इस 3 को किनारे कर लेते हैं, 3/2 और 1/π एप्सिलॉन 0 Q अपान L स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ये बोर्ड पेपर के 2018 में पूछा भी जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार। अगर सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप सबको कहेंगे तो दोबारा से इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे दूसरे मेथड से भी, और अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है कि सदिशों का योग, अगर इसमें कोई समस्या होती है तो आप क्लास 11 के सदिश वाले चैप्टर का एक बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बिना सदिश को समझे, बिना वेक्टर को समझे आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ ग्रुप के हैं तो आपको मैथ में भी वेक्टर का पूरा एक चैप्टर मिलेगा। तो इसको सॉल्व कुछ इसी तरीके से किया गया।
इसको हम कंपोनेंट तोड़ के सॉल्व किए हैं, तो कंपोनेंट तोड़ना आपको आना चाहिए यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं अगला सवाल। तो हम देखते हैं अगला सवाल हमारा। यह कह रहा है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट अ कॉर्नर A। यानी कि हमारे पास एक वर्ग ABCD के प्रत्येक कोनों पर AQ आवेश रखा गया तथा इस वर्ग की जो भुजा है वो A है और A है, कोने A पर जो आवेश रखा गया है उस पर लगने वाले बल का परिमाण हमको बताना है। तो इस पे लगने वाले बल का परिमाण, तो चलिए इस पे लगने वाले बल के परिमाण को देख लेते हैं। इसके लिए हम एक स्क्वायर को ड्रा कर लेते हैं। एक हो गया स्क्वायर, और इस स्क्वायर पे कॉर्नर्स पे हमको रख देने हैं चार्जेस, और कॉर्नर है A, B, C और D, और इस पे रखना है सभी कॉर्नर पे हमको Q आवेश, यानी कि एक Q हम रख दिए यहाँ पे, एक Q यहाँ पे, एक Q यहाँ पे, एक Q यहाँ पे। और बताना क्या है, हमको बताना है कि इस पर जो चार्ज रखा गया है A पर, उस पर कुल बल कितना लगेगा, जबकि इसकी भुजा जो है वो A है। तो हमको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि इस पर बल कितना लगेगा। इसको बताने के लिए हमको लगाना पड़ेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अब होगा क्या कि ये जो हमारा यहाँ C पे जो रखा चार्ज है वो बल लगाया इधर को, B पे जो चार्ज लगा है क्योंकि सभी के सभी पॉजिटिव हैं तो सभी के सभी प्रतिकर्षित करने वाले हैं, B वाला आवेश बल लगाया इधर को, और ये जो D वाला आवेश है वो भी बल लगाएगा इधर को। लेते हैं ये बल लगा, इस बल को नाम दे दिए हम FB, कि B ने जो बल लगाया, और इसके बल के नाम को दे देते हैं हम FC, और इसके बल को नाम दे देते हैं FD। तो इस जो A वाला चार्ज है इस पे कुल जो बल लगेगा वो किसके बराबर होगा, ये तीनों के तीनों जो अलग अलग बल लगा रहे हैं उसके सदिश योग के। तो अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि आखिर इसने कितना बल लगाया, इसने कितना बल लगाया और इसने कितना बल लगाया। इसके लिए हमको दूरी भी चाहिए, और ये दूरी चाहिए हमको यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि बाकी दूरियाँ तो हमको पता है। तो ये आपको पता होगा कि जो वर्ग होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2। ये वर्ग का विकर्ण है, अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो पाइथागोरस फार्मूला सोचें कि a² प्लस a², यानी कि √2a², a निकल के आ गया बाहर, तो ये a√2, ये वर्ग का विकर्ण है a√2। अब हमको पता करना है कि बल, तो बल फिर से हम क्या करेंगे, घटकों का इस्तेमाल करेंगे। घटक तोड़ना, जैसे पिछले सवाल में हम घटक तोड़े थे वैसे यहाँ पे भी घटक हम तोड़ सकते हैं। तो घटक तोड़ के देख लेते हैं कि घटक कैसे तोड़े। तो घटक, हमारा परिणामी बल जो बना वो तो जाएगा इसी डायरेक्शन में, परिणामी बल हमारा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों जो बल लगा रहे हैं इन दोनों का परिणामी बनेगा इस दिशा में। तो नेट फोर्स जो है उसका डायरेक्शन हमारा बनना चाहिए इसी डायरेक्शन में। तो अब ये बल लगाया, यहाँ का एंगल पता कर लेते हैं कि आखिर एंगल कितना होगा। ये एंगल हमारा 45 डिग्री और ये एंगल भी है 45 डिग्री। तो इस वजह से ये एंगल जो बना वो बना 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी बना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के एंगल्स हमारे बन गए। इसको हम और आगे समझते हैं कि ये 45 के हैं, ठीक। अब ये था हमारा FD, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा इसके ऊपर वो आएगा FD cos 45। तो अभी हम तो ये 45 के हैं, तो ये वाले एंगल्स भी हमारे 45 के निकल के आएंगे। अब ये FD का कंपोनेंट हमको लाना है इस तरफ, तो FD का एक कंपोनेंट जो इस साइड में आएगा वो आएगा
एफ डी कॉस 45 और एफ बी का भी इसी के ऊपर कंपोनेंट आएगा, वो आएगा एफ बी कॉस 45। क्यों 45? क्योंकि थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कंपोनेंट है कॉस का और ये एंगल 45 के हैं। ये अगर 45 है तो ये 45, ये 45 है तो ये 45, तो 45 डिग्री के ही हैं और थीटा के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारा थीटा यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो थीटा के साथ जुड़ा कंपोनेंट कॉस का होता है। अब बचा साइन वाला कंपोनेंट, तो साइन का कंपोनेंट एक बनेगा इसका इधर और एक बनेगा इसका इधर। ये दोनों आपस में परिमाण में बराबर हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो इसका साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो साइन कंपोनेंट को हम छोड़ दे रहे हैं। साइन का कंपोनेंट लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एफ बी साइन 45 और ये एफ डी साइन 45, क्योंकि एफ डी और एफ बी मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर, तो इस वजह से इसके साइन वाले कंपोनेंट भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा नेट फोर्स बन के आ रहा है वो नेट फोर्स हमारा इसी लाइन के ऊपर है और ये लाइन हमारा, अब नेट फोर्स को देख लेते हैं कि लिखेंगे कैसे। एफ इक्वल, अब एक तो हमारा बचा है एफ सी और दो बल बचे हुए हैं हमारे कौन कौन से, एक बचा हुआ है हमारा एफ सी तो हो गया, अब बचा हुआ है एफ डी कॉस 45 प्लस एफ बी कॉस 45। अब एफ सी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कैसे निकालेंगे, कूलाम का नियम। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, कितना बल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में है ही, उसको कर लेते हैं कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कर लेते हैं कॉमन। और Q1 Q2 को भी चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि Q1 Q2 यहाँ पे भी है, Q1 Q2 यहाँ पे भी है, Q1 Q2 यहाँ पे भी है और वो सब के सब हमारा है Q। तो हम क्या करते हैं, Q1 Q2 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा Q स्क्वायर, तो सब में Q स्क्वायर भी कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं कि हम कॉमन ले सकते हैं Q स्क्वायर बटे, अच्छा पूरा डिटेल में लिख लेते हैं एक बार, ये हमारा बनेगा कितना, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, FC को हम देख रहे हैं यहाँ से, Q1 Q2 दोनों Q ही हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपान ये वाला, इसका जब स्क्वायर करेंगे a√2 का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और 2, यहाँ भी इसको लिख के पूरा करते हैं, a√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और फिर से वही हमारा Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से d देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी a है, तो a का स्क्वायर, और cos 45 की वैल्यू होती है कितनी, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और प्लस फिर ये भी उतना ही होगा, परिमाण में बराबर, जितना ये है उतना ये भी होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू 1/√2। अब जो जो कॉमन है उनको कॉमन कर लेते हैं। कॉमन है हमारा Q स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर सब में है, देखो यहाँ पे भी a स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर, और बचा कितना, यहाँ पे बचेगा, जैसे ही √2 का स्क्वायर कराएंगे वो 2 बन जाएगा, तो यानी कि बचा वहाँ पे हमारा 1/2 और प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, और ये हमारे बनेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर, और ये 2 रूट, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 2/√2, 1/2 प्लस 2/√2, रेशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर का, √2 में मल्टीप्लाई करा दो √2 का, तो अब ये 2 बन गया। अब जब इसको रेशनलाइज कर लिए तो देखते हैं कि आगे क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर, यहाँ 1/2 प्लस ये हो गया 2√2/2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब आगे देख लेते हैं कि कितना बना ये हमारा बना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर 1/2 प्लस √2। तो ये फार्मूला, ये सवाल हमारा इस तरीके से आंसर इसका हो गया, ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको अभी कठिन लगे, लेकिन एक दो बार खुद से भी कोशिश करेंगे लगाने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण के सिद्धांत पर सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे।
तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है।